नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में अपने रिकॉर्ड 5वें कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली थी और उसके कुछ ही दिनों में वो चीन की यात्रा पर निकल पड़े। पिछले एक दशक में शी जिनपिंग के साथ ये उनकी 40वीं मुलाकात थी और ये बताता है कि रूस चीन की दोस्ती कितनी गहरी होती जा रही है। दोनों देशों की दोस्ती की तस्वीर जो आज नजर आ रही है, कभी हालात इसके उलट थे। दोनों के बीच तलवारें खिंची थी। दोस्ती, मतभेद, मनमुटाव, सुलह और फिर दोस्ती का सफर तय करते हुए रूस और चीन यहां तक पहुंचे हैं। अब रूस और चीन की दोस्ती उस मुकाम पर पहुंचती दिख रही है जहां इस दोस्ती की कोई लिमिट नहीं की कस्में खाई जा रही हैं। चीन और रूस के बीच व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत चीन सीमा विवाद और चरम पर पहुंचे। तनाव के बीच चीन रूस की दोस्ती भारत के लिए अब चिंता का सबब बन गई है। भारत वर्तमान में अपने सबसे अच्छे दोस्त रूस को अपने लंबे समय के प्रतिद्वंदी चीन के साथ सबसे अच्छा दोस्त बनते हुए देख रहा है। हालांकि चीन से दोस्ती के बावजूद अभी तक रूस ने भारत विरोधी कदम नहीं उठाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूस और चीन का गठबंधन भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है और भारत को इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। रूसी चीनी अब भाई भाई बन गए हैं। इसकी झलक उस वक्त मिली जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर पहुंचे तो उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में गले लगाया और इस दौरान दोनों नेताओं ने चीन रूस संबंधों के नए युग की शुरुआत की घोषणा करते हुए इस दोस्ती की कोई लिमिट नहीं की कस्में खाईं। दोनों नेताओं ने इस दौरान कहा कि चीन और रूस के द्विपक्षीय संबंध में अब कोई सीमा रेखा नहीं होगी। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार तो पिछले 10-15 साल से होने लगे थे, लेकिन 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद अब नए डायलॉग्स के जरिए दुनिया को नए संदेश दिए जा रहे हैं। ये दूसरी बार है जब दोनों नेताओं ने दोस्ती में कोई लिमिट नहीं की कस्में खाई हैं। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि चीन और रूस के संबंधों में अगर कोई लिमिट नहीं होगी तो ये रिश्ता भारत के लिए क्या मायने रखता है। रूस शीत युद्ध के युग से ही भारत का एक पुराना मित्र रहा है, जबकि पश्चिम की नजर में भारत की हैसियत साझेदारी जैसे नहीं थी। वहीं 60 के दशक से भारत और चीन के बीच दुश्मनी रही है और दोनों देश 1962 में युद्ध भी लड़ चुके हैं और अब पिछले कुछ सालों से लद्दाख में लगातार जंग के हालात बने हुए हैं। रूस और चीन का एक साथ आना निश्चित रूप से भारत के लिए एक सिरदर्द है। भारत वर्तमान में अपने सबसे अच्छे दोस्त रूस को अपने लंबे समय के प्रतिद्वंदी चीन के साथ सबसे अच्छा दोस्त बनते हुए देख रहा है। साल 2014 में जब रूस ने पहली बार यूक्रेन पर हमला किया था तो उससे क्रीमिया क्षेत्र को छीन लिया गया था। उसके बाद से ही चीन और रूस के संबंधों में तेजी आना शुरू हो गई थी, लेकिन 2022 के यूक्रेन हमले के बाद रूस के लिए पूरी दुनिया में चीन के अलावा कोई इतना बड़ा विकल्प नहीं बचा जो उसे पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाए। चीन ने जहां रूस को गोला बारूद और हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली दोहरे उपयोग वाली तकनीकी मुहैया कराई है, तो वहीं उसे रूस से सस्ता तेल और गैस भी मिला है। क्योंकि पश्चिम ने अपने दरवाजे रूस के लिए बंद कर रखे हैं, तो चीन ने अपने सामानों से रूस के बाजारों को पाट दिया। रूसी बाजार में अब चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शेयर 50% से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा चीन की दूसरी कंपनियों ने रूस में पश्चिमी देशों का स्थान ले लिया है। साल 2014 से रूस दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध था और वो यूरोपीय संघ से भी लगातार बात कर रहा था। तो वहीं एशिया में रूस लगातार जापान और दक्षिण कोरिया से सक्रिय तौर पर जुड़ा रहा था, लेकिन नाटो की रूस की सीमा पर पहुंचने की चाहत ने तमाम समीकरण को सदा के लिए बदल दिया है। खास बात यह है कि रूस और चीन दोनों देश में कुछ समानताएं झलक रही हैं। रूस जहां यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो वहीं चीन ताइवान को लगातार धमकाता रहता है। अब चीन और रूस के बीच व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। रूस पहले न सिर्फ भारत को हथियारों की सप्लाई करता था, बल्कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी रूस ने लगातार भारत का साथ दिया है। लेकिन इन दोनों मामलों में रूस की केंद्रीय भूमिका हाल ही में कम हुई है। हालांकि चीन से दोस्ती के बावजूद अभी तक रूस ने भारत विरोधी कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रूस और चीन का गठबंधन भारत के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है और भारत को इससे सावधान रहने की जरूरत है।
ऐसे में अब मॉस्को के साथ हमारे रणनीतिक संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। करोड़ी जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज संजीव श्रीवास्तव जी, सामरिक मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। संजीव जी, देखिए, जिस तरह की तस्वीर चीन और रूस की नजर आ रही है, साफ तौर पर भारत के लिए कहीं न कहीं ये चिंताओं वाली लकीर लेकर आ रही है, क्योंकि अब पहली बार नहीं है जब चीन और रूस की दोस्ती हुई हो, लेकिन अब जो जिस तरह से डायलॉग्स दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं, एक तस्वीर पेश की जा रही है, दुनिया को एक अलग संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब जब द्विपक्षीय संबंधों में कोई सीमा रेखा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी, तो इसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि चीन और रूस के संबंधों में अगर कोई लिमिट नहीं, तो ये भारत के लिए किस तरह से मायने रखता है? क्या संदेश भारत को जा रहा है? देखिए वक्ता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत अपने आप में स्वयं में ही एक बड़ी महाशक्ति है। और भारत की विदेश नीति हो, भारत की रक्षा नीति हो, और सब में एक रणनीतिक स्वायत्तता के अप्रोच के साथ हम चलते हैं। हम कोल्ड वॉर का समय भी फेस कर चुके हैं, और शीत युद्ध के समय में भी ऐसे ही परिस्थितियां थी, जहां एक तरफ सोवियत यूनियन था और सोवियत कैंप था, वहीं एक दूसरी तरफ अमेरिकन कैंप था। दोनों के बीच में जबरदस्त एक जिसको कि शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, टकराव और रहता था, एक तनाव की स्थिति व्याप्त रहती थी। लेकिन उन सारी स्थितियों में भी भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल करते हुए पूरी सिचुएशन को अच्छे तरीके से नेविगेट किया और अपने राष्ट्र के हितों को सुरक्षित रखा, उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। और जाहिर है कि वर्तमान समय में अब ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि विश्व में एक नए तरीके का ध्रुवीकरण पैदा होता जा रहा है, जहां एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक कैंप में, एक गुट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं और उसके जो कुछ पार्टनर्स एक पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। हथियारों की होड़ बढ़ रही है और महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी है। यूक्रेन का जो पूरा युद्ध है, ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। चाइना रशिया की जो की पार्टनरशिप आने वाले समय में और गहरी होगी। जाहिर है कि उन्होंने नो लिमिट्स पार्टनरशिप का दर्जा इसे दिया है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो 2 वर्षों में जो विफलताएं वो झेल रहे हैं, ऐसे में अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वो अमेरिका और नेटो को अकेले दम पर चुनौती नहीं दे सकते। उसके लिए उन्हें चाइना के पास और अन्य महाशक्तियों के अन्य जो शक्तियां हैं उनके पास जाना पड़ेगा। रशिया वर्तमान समय में जो उसी तरीके के मनोवर्स कर रहा है जैसा कि उसने वार्सो पैक्ट को बना करके किया था। नेटो 1949 में बना था और उसके कुछ वर्षों के बाद 1955 में वार्सो पैक्ट आया था, जो कि एक नेटो के विरुद्ध खड़ा किया गया सोवियत यूनियन का एक मिलिट्री अलायंस था। तो ये जो पूरी जो वर्तमान की जो रशिया की कवायद है वो शीत युद्ध के समय जैसे स्थितियां थी उसी को संकेत दे रही है। लेकिन भारत का शीत युद्ध का, जैसे कि मैंने कहा, कि स्थितियों को डील करने के संदर्भ में एक बड़ा अनुभव रहा है। और भारत निसंदेह यदि कोई नया शीत युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उसमें अपने रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए, अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों का भी ध्यान में रखते हुए भारत अपनी जो भूमिका है उसको अदा करेगा। और तब के भारत में, शीत युद्ध के समय के भारत में और आज के भारत में अंतर यह है कि आज का जो भारत है वो कहीं ज्यादा सशक्त भारत है। एक ऐसा भारत है जो कि एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि भारत अपने आप में एक महाशक्ति है। तो ऐसे में हमें इस बात की चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि चाइना और रशिया क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और भारत अपने हितों को लेकर के सजग है। और भारत के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो रशिया हो, सभी के साथ संबंध बने रहेंगे। जहां एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जहां तक रशिया के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है, तो यद्यपि कि रशिया जरूर चाइना के साथ क्लोज अपने संबंध स्थापित करने जा रहा है, उसके स्ट्रेटेजिक रीजन्स हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन जहां तक भारत और रशिया के बीच के संबंधों का प्रश्न है तो ये जो संबंध है काफी प्रगाढ़ है, काफी गहरे हैं। अभी भी भारत जो है 40% से भी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट
रशिया से ही लेता है। बिल्कुल। और रशिया और भारत के जो संबंध है वो विश्वास के ऊपर आधारित है। ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो बड़ा है। भारत ने यूक्रेन संकट के दौरान रशिया का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। हमारे ऊपर जो भी दबाव आए हमने उसको दरकिनार करते हुए रशिया के साथ अपने ऑयल के इंपोर्ट्स को, फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स को मल्टीफोल्ड कर दिया है। बिल्कुल। और जाहिर है कि भारत ने यहाँ पर भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का परिचय देते हुए रशिया के साथ जो अपनी स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बनाए रखा है। बिल्कुल संजीव जी देखिए करोड़ी जी, ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चीन और रशिया के बीच जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, भारत को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। चुनौती बड़ी है, लेकिन भारत का जो रिश्ता चीन से रहा है वो हम काफी वक्त से देखते आ रहे हैं कि लगातार किस तरह से लद्दाख में जंग का माहौल बना रहता है। हमेशा से सीमा पार को लेकर, जगह को लेकर, जमीनी स्तर पर किस तरह से चीन के साथ ये झगड़ा बना रहता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, चीन और रूस के इस रिश्ते को लेकर रूस का क्या स्टैंड हो सकता है भारत और चीन के रिश्ते को लेकर? सर करोड़ी जी आवाज पहुंच पा रही है? करोड़ी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव जी का रुख करूंगी। संजीव जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह का रिश्ता भारत और चीन का बना हुआ है, आपको नहीं लगता कि रूस का इस पर स्टैंड कुछ अलग होगा? देखिए, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं जाहिर है कि उसमें अभी एक असामान्य स्थिति है। और जिस तरीके से चाइना का इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर बर्ताव है वो जाहिर है कि भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। और चाइना जब तक जो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के जो रिमेनिंग इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड लेकर के नहीं दिखाता है, तब तक भारत और चाइना के रिश्ते समान नहीं होंगे। लेकिन जो रशिया और चाइना के बीच में जो एक बनहमी, एक जो नजदीकी दिख रही है, वो जाहिर है कि वो रशिया और चाइना अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज करने का उनका जो संयुक्त हित है, जो ज्वाइंट इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए ही वो कर रहे हैं। लेकिन यदि भारत और चाइना के बीच में कोई किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है, यदि किसी तरीके की युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है, तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक रशिया की जो भूमिका है चाइना को किसी ऐसे स्टेप को न लेने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाने की होगी कि जिससे इस किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेशन को रोका जा सके और एक शांति और एक डायलॉग का एटमॉस्फेयर बनाया जा सके। तो रशिया एक बैक चैनल के माध्यम से ही सही एक ऐसी भूमिका अवश्य अदा कर सकता है जो कि भारत और चीन के बीच के संबंधों में स्थिरता प्रदान करे। तो भारत और चीन के संबंधों में यदि तनाव की स्थिति पैदा होती है तो ऐसी किसी तनाव को रिजॉल्व करने की प्रयासों के तहत रशिया भी अपनी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि रशिया के दोनों ही राष्ट्रों के साथ, भारत के साथ भी गहरे संबंध हैं और अब जाहिर है कि चाइना के साथ भी उसके अच्छे संबंध होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जहां तक चाइना और रशिया के आपसी संबंधों का प्रश्न है, तो देखिए ये संबंध पहले इसका अगर इतिहास उठाकर देखें तो ये स्मूथ रिलेशनशिप नहीं रहा है। चाइना और रशिया के बीच में सीमा विवाद भी रहा है, दोनों के बीच में एक झड़प की स्थितियां भी देखी गई हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये जो नजदीकी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने साझा हितों को ध्यान में रखते हुए, और ये साझा हित जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को कैसे चैलेंज किया जाए और किस तरीके से अमेरिका की हेजिमोनी को, वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो इत्यादि की हेजिमोनी को कैसे चैलेंज किया जाए, ये जो ज्वाइंट हित है, जो एक साझा हित है, उसकी वजह से ये दोनों के बीच में नजदीकी है। लेकिन दोनों ही, चाहे शी जिनपिंग हो चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो, दोनों अति महत्वाकांक्षी नेता हैं। और ये जो अति महत्वाकांक्षा उनकी है वो यदि वर्षों में नहीं तो कम से कम आने वाले दशकों में किसी टकराव के रूप में भी बदल सकती है, क्योंकि यदि जो अति महत्वाकांक्षी नेता होते हैं, आपने हिटलर का एग्जाम्पल देखा था, किस तरह से हिटलर ने सोवियत यूनियन पर ही हमला कर दिया था। तो ये जो इस तरीके के जो अति महत्वाकांक्षी नेताओं के बीच में जो ये संबंध बनते हैं, उसमें स्थिरता की कमी देखी गई है, उसमें टकराव की स्थितियां भी बन सकती हैं, ऐसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए चाइना और रशिया की जो बनहमी है
ये जो बड़े बड़े जो जुमले इत्यादि इस्तेमाल कर रहे हैं, नो जी। लिमिट पार्टनरशिप इत्यादि, जी। उसके अंदर सब्सटेंस कम दिखाई देता है, बिल्कुल। गंभीरता कम दिखाई देती है, बिल्कुल। और ये साझा हित जो वर्तमान तात्कालिक जो हित है वो ज्यादा उसमें प्रबल कारण दिखाई जी देता है। ठीक है। करोड़ी जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ जी रही है। जी करोड़ी जी, रूस के लिए चीन इतना महत्वपूर्ण क्यों बनता जा रहा है? कारण अगर समझना चाहें कि रूस का जो बर्ताव है अचानक से बदल गया, तस्वीर अचानक से बदल गई, कस्में जो खाई जा रही हैं वो अचानक से बदल गई हैं, नो लिमिट वाली कस्में हो गई हैं, इतना महत्वपूर्ण, इतनी महत्वता क्यों रूस चीन को दे रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए वक्ता जी, ये कोई एक दिन में नहीं बदली है जी। इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत इस स्टेज पे हम पहुंचते हैं। बिल्कुल। और अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी देश की नीति या द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों को देखें तो उनमें तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है नीति की और संबंधों की, दूसरा वर्तमान की जटिलताएं क्या हैं, और तीसरा किसी भी देश का राष्ट्र हित कहाँ सर्व होता है, कहाँ पूरा होता है। तो इन तीनों के आधार पे कोई भी देश अपने संबंध दूसरे देश से बनाता है। जी। भारत और रूस के बीच में लंबे समय तक दोस्ताना संबंध रहे, अभी भी दोस्ताना संबंध है, कोई बिगड़े नहीं है दोस्ताना संबंध। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो चीन के बीच में आने की बात कही है। देखिए, चीन और भारत और चीन और रशिया, भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो नीति ऐसी रही है कि किसी गुट में सम्मिलित नहीं होना है, जो गुट निरपेक्षता की पृष्ठभूमि है। चीन की नीति, रशिया की नीति बिल्कुल अलग रही है। रशिया यूएसएसआर के रूप में एक गुट के रूप में गुट को नेतृत्व दे रहा था, लेकिन भारत से दोस्ती अच्छी थी, भारत के साथ हमेशा खड़ा होता था। अब जब यूक्रेन का संकट आया और 2014 से नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रशिया के रिश्ते बिगड़ना शुरू हुआ, तब से 2014 के बाद में चीन और रशिया नजदीक आते गए। दूसरी तरफ भारत की जो अपने रक्षा संबंधी आवश्यकताएं थी, वो भारत ये चाहता था कि रशिया पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि 2/3 रक्षा संबंधी जो एम्यूनेशन और आर्म्स आते थे वो रशिया से आते थे। तो भारत ने अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, और डाइवर्सिफाई भी ऐसे कंट्री से करने की जो ज्यादा रिलायबल हो सकते हैं, जैसे फ्रांस है, फ्रांस की तरफ काफी डाइवर्ट किया। तो ऐसी स्थिति में हम अगर पूरे रिश्तों को देखें तो इसमें 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे चीन और भारत के हम संबंध देखते हैं तो चीन और भारत में सहयोग भी है, स्पर्धा भी है और अविश्वास भी है। तो हम चीन और भारत को दुश्मनी का रिश्ता नहीं कह सकते। तो इसी तरह रशिया और भारत के संबंध हैं, तो रशिया को ऐसा लगा कि चीन ज्यादा सहायक हो सकता है, क्योंकि जब यूक्रेन का संकट आया तो भारत ने ज्यादा प्रोएक्टिव नीति नहीं अपनाई, जबकि चीन प्रोएक्टिव तरीके से रशिया के साथ खड़ा हुआ, रशिया को अपना जो हथियार और जो मदद कर सकता था वो की, और इसके साथ साथ एक 12 पॉइंट का प्रस्ताव भी भेजा कि इस युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन भारत ने इस तरह का प्रोएक्टिव एटीट्यूड नहीं दिखाया। तो स्वाभाविक रूप से भारत का जो दृष्टिकोण रहा है वो है कि न्याय के साथ होना। तो भारत प्रोएक्टिव नहीं होने की वजह से रशिया पे जब वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए तो रशिया अपने आप को बचाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, चाइना उनके सामने एक बहुत ही वायबल विकल्प था। दूसरे भी थे, ईरान भी था, और टर्की के भी रशिया कुछ सीमा तक नजदीक रहा है। तो रशिया स्वाभाविक रूप से चीन के नजदीक आया। दूसरी तरफ भारत और चीन में थोड़ा अविश्वास बढ़ता गया। जब भारत मंगोलिया में एक्टिव हुआ और चाइना, मंगोलिया, रशिया कॉरिडोर के साथ साथ भारत ने भी चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक का एक कॉरिडोर की बात की, जिससे मंगोलिया से व्यापार भारत का बढ़ सके। तो चीन को इसके बारे में संदेह हुआ कि मंगोलिया चीन और रशिया के बीच में है, भारत अगर अच्छे संबंध बनाता है तो चीन का सामरिक हित और आर्थिक हित प्रभावित हो सकता है। तो इस आधार पे जबकि मंगोलिया ने ये कहा कि भारत तो हमारा आध्यात्मिक पड़ोसी है, तो मंगोलिया भारत से रिश्ते अच्छे चाहता था, लेकिन चीन ये नहीं चाहता था कि मंगोलिया में भारत का प्रभाव बढ़े, और ये भारत की एक नीति का पार्ट था। इसी तरह दूसरा देखें, 1999 में एक
स्विमिंग फोरम का इनिशिएटिव था, उसमें बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर की बात थी। लेकिन वो जब काम नहीं करने लगा, ऐसा लगा चीन को कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो चीन ने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की। इधर चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, और पाकिस्तान से तो ऑलरेडी शिपेट चल ही रहा है। तो चीन जिस तरह की नीति अपना रहा है, तो भारत को भी संदेह होना स्वाभाविक है चीन के इंटेंशन पे, और चीन को भी भारत के इंटेंशन पे संदेह है। लेकिन फिर भी सहयोग की गुंजाइश है। बहुत से देश मुद्दों पे सहयोग किया, जैसे क्लाइमेट चेंज पे दोनों सहयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन को लेके चीन और भारत एक दूसरे के साथ हैं। ब्रिक्स में, एससीओ में तो सहयोग की गुंजाइश भी है, सहयोग कर भी रहे हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा भी है। प्रतिस्पर्धा कहाँ है? चीन ये चाहता है कि ग्लोबल साउथ को नेतृत्व चीन दे, भारत ये चाहता है कि भारत ग्लोबल साउथ को नेतृत्व दे। तो ये दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा भी है, सहयोग भी है, विश्वास भी है, और बॉर्डर को लेके जिस तरह का तनाव है वो तो सर्वविदित है। तो बिल्कुल करूर जी, जिस तरह से ये आपने तनाव की बात की बॉर्डर्स को लेके, अगर भारत और चीन के बीच तकरार होती है तो क्या लगता है रूस इसमें मध्यस्थता कर पाएगा? क्योंकि हम सबको पता है कि रूस पर जिस तरह से निर्भरता है भारत की सक्रिय उसका सपोर्ट करने के लिए और हथियारों के लिए, तो वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन जब चीन की निर्भरता ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या रूस इस तरह का कोई कदम उठा पाएगा? देखिए वक्ता जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया। ये एक परिकल्पना है। मान लीजिए भारत और चीन के बीच बॉर्डर को लेके कोई डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ता है और युद्ध की स्थिति आती है, तो क्या रशिया मध्यस्थता करेगा? लेकिन जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जिस तरह का भारत चीन के द्विपक्षीय संबंध है, और जिस तरह का क्षेत्रीय राजनीति है, उसमें आज की स्थिति में किसी भी रूप में ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम यथार्थपरक दृष्टिकोण रखें तो भारत और चीन दोनों युद्ध की तरफ जाएंगे, युद्ध की तरफ कदम रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी परिकल्पना को मान लिया जाए तो मुझे लगता है कि रशिया एकदम से चीन के साथ नहीं जाएगा। भारत के साथ जो लंबी दोस्ती है उसके इतिहास को नकारेगा नहीं। हाँ, रशिया का ये प्रयास होगा कि भारत और चीन के रिश्ते नहीं बिगड़े, तो वो मध्यस्थता नहीं करके दोनों को अपनी तरफ से सुझाव देगा। तो रशिया मध्यस्थता तो न चीन को स्वीकार्य है न भारत को स्वीकार्य है। भारत बार बार कह चुका है कि चीन और भारत अपने द्विपक्षीय मुद्दे स्वयं सुलझाने के लिए तैयार हैं, समर्थ हैं। ये हमारे वर्तमान विदेश मंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि भारत और चीन को किसी देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी मध्यस्थता की जरूरत होगी, और कुछ सीमा तक स्थिति जाएगी जिसकी हम आशंका या परिकल्पना कर रहे हैं। जी वक्ता जी। जी बिल्कुल। जाते जाते संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे, माना जाए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये भारत को एक तरह से चिंता में नहीं डाल रही हैं? ये सिरदर्द नहीं बनेंगी भारत के लिए आगे आने वाले वक्त में? और अगर ऐसा है, बड़े परिदृश्य में अगर इसे देखा जाए, तो भारत को किस जगह पर बहुत मजबूती के साथ कदम उठाने की जरूरत है? कम शब्दों में सर समझाइएगा। देखिए, भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है, और आने वाले समय में भारत अपनी जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर है उसको और अधिक तेज गति से विकसित करेगा। और जाहिर है कि हम अब विकसित भारत को बनाने के लक्ष्य की तरफ जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे, वैसे वैसे आप देखिए तो भारत की जो शक्ति और अधिक विशाल रूप में सामने आएगी। और भारत वर्तमान जो भारत है उसकी जो विदेश नीति बहुत ही प्रोएक्टिव विदेश नीति है। भारत वैश्विक मामलों में भी प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज कर रहा है। भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी अब जाना जाता है। भारत की वैश्विक मामलों में एक बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे भारत के साथ कोई भी जो महाशक्ति है वो अपने संबंधों को बना कर रखना चाहेगी। और चाइना, जाहिर है कि भारत की इस जो महाशक्ति का जो स्टेटस है उसको वो समझता है। ऐसे में मैं भी किसी तरीके के ऐसी संभावनाओं को नहीं देखता कि जिसमें कि भारत और चाइना किसी युद्ध की स्थिति में जाए। और तनाव अवश्य रहेगा, लेकिन इस तनाव के लिए जो बातचीत की प्रक्रिया है वो भी चल रही है। कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत चल रही है। कुछ स्थानों में डिसएंगेजमेंट हुआ भी है, लेकिन जो रिमेनिंग इश्यूज हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट और ओवरऑल डी एस्केलेशन की आवश्यकता है, उसके लिए भी मेरे ख्याल है
की बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और दोनों देशों भारत और चाइना के लिए यही बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, विशेष रूप से चाइना के लिए, कि वो भारत जैसे महाशक्ति के साथ अपने संबंधों को ज्यादा बिगड़ने न दे और जहां भी जो भी स्थितियां असामान्य बनी हुई हैं उसको कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड लेकर के सामान्य बनाए। यही दोनों बड़े पड़ोसी राष्ट्रों के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल संजीव जी आपका और करोड़ी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सब पूरे मामले को इतने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।